स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो टीजीटी ट्रिपल एस बी के लिए टीजीटी पोस्ट के लिए था वो डिस्कस किया था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसमें रह गई थी जो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और केवल वही चीज़ नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अभी इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। तो ये आपके सिलेक्शन से रिलेटेड रहेगा डेफिनेटली। तो मैं पूरा गाइड करूँगा आपको इस वीडियो में, तो बने रहेगा लास्ट तक वीडियो के। दोस्तों, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में क्या हुआ करता था कि सेक्शनल कट ऑफ हुआ करती थी, यानी सेक्शन ए में और सेक्शन बी में आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दोनों में ही लाने पड़ते थे, तब जा कर के आपकी मेरिट बनती थी। लेकिन इस बार डी ट्रिपल एस बी ने क्या किया है दोस्तों, इस बार इन्होंने ये सेशनल कट ऑफ जो है वो ख़त्म कर दी है। आप पॉइंट फोर्थ देखिए, इसमें लिखा है, बोर्ड मार्क्स पे लिखा है, फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ टेक्निकल टीचिंग पोस्ट 803 से लेके 811 तक। मैं बता दूं, 803 जो पोस्ट है ये मैथमेटिक्स है, टीजीटी मैथमेटिक्स है, जबकि 811 दोस्तों ड्राइंग की पोस्ट है। The mandatory minimum qualifying marks in Tier 1 examination will be applicable only in Section B, which is domain subject specific। दोस्तों, केवल और केवल सेक्शन बी में ही ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, यानी कि जो 40% मार्क्स आपको दोनों में लाने हुआ करते थे, सेक्शन ए में 40%, यूआर के लिए बोल रहा हूँ, सेक्शन बी में भी 40% अलग से लाने हुआ करते थे, तब मेरिट बनती थी। लेकिन अब इन्होंने ए की मेरिट ख़त्म कर दी है, यानी कि आप मान के चलें जो आपकी मेरिट बनेगी वो ए और बी की कंबाइंड बनेगी। कंबाइंड तो पहले भी मार्क्स ऐड हुआ करते थे, लेकिन पहले ये हुआ करता था अगर किसी बच्चे के कैंडिडेट के 90 मतलब ए सेक्शन में 39 मार्क्स रह गए, है ना, और बी में अगर वो 99 भी ला रहा है 100 में से, है ना, तो भी वो फेल ही माना जाएगा, बिकॉज यहाँ 39 रह गए, यहाँ 40 लाना ज़रूरी था। अब ये चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी है दोस्तों। सेशनल कट ऑफ्स अलग अलग ख़त्म कर दी हैं, मेरिट तो दोनों को जोड़ कर ही बनेगी, लेकिन ए में अगर कम भी हैं तो मामला चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छी चीज़ भी आप कह सकते हो, क्योंकि सेक्शन ए जो है रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह सभी का ठीक नहीं हो सकता है किसी कैंडिडेट का सेक्शन बी बहुत अच्छा हो, ठीक है, ए में वो एक आध नंबर कम भी ला रहा है 40 से, तो भी वो मेरिट पर आ जाएगा, इससे ये फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी दोस्तों कि एग्रीगेट मार्क्स दोनों के ही लिए जाएंगे जब भी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। तो एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी दोस्तों आपको जानना। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह के लिए क्या करना है, कैसे वैलिड कैसे बनेगी। देखिए, यहाँ पर ओबीसी जो सर्टिफिकेट है कैंडिडेट्स के पास, ये तो एक ही बार बनता है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल जो है नॉन क्रीमी लेयर का बनता है ओबीसी के लिए। एक सर्टिफिकेट होता है दोस्तों ईडब्ल्यूएस, मैं दूसरी विंडो में इसको ओपन करता हूँ, क्लियरली मेंशन करता हूँ दोस्तों। ओबीसी है ना, ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। पहली बात तो ओबीसी सर्टिफिकेट किसका बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखें दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया के किसी मतलब भारत के किसी भी कोने में रहते हो और आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप दिल्ली के भी ओबीसी हो जाएंगे, नहीं। ध्यान रखिए, इसमें ओबीसी जो है वो केवल दिल्ली निवासियों के लिए है, दिल्ली रेजिडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है उन्हीं का वैलिड होगा जिनका दिल्ली का है ना। और दूसरी चीज़ दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें होता है एक नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो होता है ये दोस्तों बनता है सेशन वाइज, यानी कि हर साल एक नया एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है, और ये वैलिड होता है 1 अप्रैल से, ठीक है, 31 मार्च तक, नेक्स्ट 31 मार्च तक, ठीक है। तो अगर मान के चलिए आपका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो इस साल नहीं बना है एनसीएल का, ठीक है, तो उसे बनवा लें। कब तक बनवाना है, 31 मार्च से पहले पहले बनवा लें, क्योंकि कोई भी एसडीएम इसको बैक डेट में नहीं बनाता, फिर आपको दिक्कत आएगी। अभी तो आप फॉर्म भर देंगे, एग्ज़ाम देने भी चले जाएंगे, क्वालिफाई भी हो जाएंगे, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे दोस्तों, वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि भाई एनसीएल का सर्टिफिकेट दिखाइए, और वो उस समय आप पर नहीं होगा या पुराना आपके पास होगा, ठीक है, आपको प्रॉब्लम आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है, वो आपको क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है, पोस्टिंग रुक जाएगी। तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट जो रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। इसलिए प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये एनसीएल सर्टिफिकेट पहले से ही प्रिपेयर करा के रखें। अभी फेब चल रहा है, अभी मार्च आना बाकी है, आपके पास प्लेंटी ऑफ द डेज़ हैं, अप्लाई कर दें। और इसको बनवाना है आपको 1 अप्रैल 2023 से
ठीक है, 31 मार्च 2024 तक का इसको बनवा लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। सेम चीज़ EWS वालों के लिए भी है दोस्तों, हर साल बनवाना पड़ता है ये भी। इसको भी आप सेशन वाइज मान के चलें, 1 अप्रैल से इसे 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का इसको बनवा लीजिए किसी भी हाल में, अभी अप्लाई कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कैसे बनता है और कैसा दिखता है उसका मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपका वो दिखता है। कुछ भी नहीं है, आपका जो नियरेस्ट SDM ऑफिस है वहाँ जाइएगा, ठीक है, और एप्लीकेशन दे दीजिएगा, वो आपका बना देंगे। लेकिन बैक डेट में कोई भी नहीं बनाएगा इसको, ये नहीं है आप 31 के बाद जा रहे हैं वहाँ पे, फिर प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, इसलिए इसे पहले से ही बनवा के रखें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, जो कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि सर हमने तो MSc बायोटेक, BSc बायोटेक किया हुआ है या माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है, हम कैसे उसको बताएंगे कि जूलॉजी पढ़ा हुआ है या फिजिक्स या केमिस्ट्री कैसे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे कहा था कि अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो DSSB में TGT नेचुरल साइंस की जॉब कर रहे हैं और माइक्रोबायोलॉजी से या बायोटेक्नोलॉजी से हैं। तो उन्होंने कैसे किया इस काम को मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये अपना ही एक स्टूडेंट है, यहाँ पर इसने क्या किया था कि इसने, ये भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस का, ये आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है। इसने माइक्रोबायोलॉजी में किया हुआ था दोस्तों, आप देखिए ये माइक्रोबायोलॉजी है, BSc ऑनर्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिख करके दिया है भास्कराचार्य कॉलेज वालों ने कि एज पर BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हैज़ बीन स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इन 3 years अंडर द ग्रेजुएशन कोर्स। ठीक है, अब कौन कौन से इसमें मेनली जूलॉजी और बॉटनी के स्ट्रीम्स रहे हैं वो देखिए, सेल बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, ठीक है, जेनेटिक्स है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स को भी यहाँ बताया गया है कि देखिए केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2 यहाँ पढ़े गए हैं, ये फॉलोइंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री के ये गए, बॉटनी जूलॉजी के सब्जेक्ट्स ये गए, यहाँ क्लियरली मेंशन है। और देखिए प्रिंसिपल की यहाँ पर मोहर है, साइन है, सेल्फ अटेस्ट कैंडिडेट ने कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पेपर कोड के साथ में पेपर का नेम, ठीक है, सब्जेक्ट और सेमेस्टर, तीनों चीज़ें यहाँ पर देखिए गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर का कोड, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है पेपर, ये मैंने यहाँ देखिए नाम वगैरह मैंने यहाँ पर एडिट कर दिए हैं, ठीक है, कि किसी की प्राइवेसी यहाँ पर रिवील ना हो। लेकिन यहाँ देखिए आप सब लोग कि पेपर कोड वगैरह, पेपर नंबर वगैरह, सब्जेक्ट्स वगैरह और सेमेस्टर, किस किस सब्जेक्ट में पेपर्स उसके पास थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं दोस्तों। और मेंशन करने के बाद में फिर से यहाँ पर प्रिंसिपल साहब की मोहर, ठीक है, और यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेशन। तो इस तरीके से बना सकते हैं। और देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि जैसे जेनेटिक्स और जीनोमिक्स है, ठीक है, तो ये बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में रहा है, ठीक है, किस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर वो चीज़ आएगी यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है आपका किस में, जैसे पेपर का जो नेम है, पेपर का नेम जो है वो बैक्टीरियोलॉजी है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी रहेगा जी। तो अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट, देखिए RR रूल्स में क्या है कि आपने जूलॉजी, ठीक है, बॉटनी या केमिस्ट्री या फिज़िक्स, ये मिनिमम अपने 2 साल जो है ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सेमेस्टर वाइज सिस्टम है, यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया कि देखिए जी बॉटनी जूलॉजी ये 3rd सेमेस्टर में हो गई, बॉटनी जूलॉजी 3rd सेमेस्टर में हो गई, ठीक है, केमिस्ट्री हो गई ये 2nd सेमेस्टर में, फर्स्ट में भी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि कौन से सेमेस्टर में किस सब्जेक्ट का आपने, यहाँ देखिएगा किस सब्जेक्ट में आपने वो किया हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन किए। तो आपको भी ये अटेस्ट कराना पड़ेगा जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, तो इसको भी बनवा के रखें अपने साथ, ठीक है। तो ये बहुत आपको बेनिफिट देगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाएंगे, आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि यार भाई हमारे सब्जेक्ट्स जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा क्राइटेरिया, या फिर हम पता नहीं माइक्रोबायोलॉजी से किए हुए हैं, हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पहले से ही थोड़ा सोच के रखनी पड़ेंगी और इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा दोस्तों, है ना। बाकी अगर कोई जूलॉजी, बॉटनी से या केमिस्ट्री से प्योर है, ठीक है, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली थोड़ा सा ये दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट जो है वो क्लियरली मेंशन नहीं, पेपर नेम होते हैं सेमेस्टर वाइज, तो वहाँ दिक्कत आती है। अदरवाइज जितनी भी इधर यूपी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, बिहार की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनमें क्लियरली मेंशन होता है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ही सब्जेक्ट होते हैं, इसके अलावा सब्जेक्ट होते ही नहीं है।
ठीक। तो वो एक जनरल जो कह सकते हैं बीएससी रहता है, उनको दिक्कत नहीं आती ज़्यादातर। लेकिन हाँ, जहाँ पर ऐसा है माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का है, तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, वहाँ से उनको प्रिंसिपल से लिखवा करके इस लेटर, जैसा मैंने आपको बताया, इस तरीके का लेटर बनवा लें। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ये चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा अपने पार्ट पर उसको आपको समझाने की। ठीक है, तो बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार जब आप लोग डॉक्यूमेंट पहले फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद जब भी हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे चौथी चीज़ याद आ रही है, मैंने आपसे बोला फोर्थ चीज़, तीन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, फोर है सी टेट का सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए जो कैंडिडेट सी टेट का पेपर अभी दिया है जिन्होंने दिसंबर में ही, है ना, उनके साथ में क्या है कि अभी रिजल्ट शायद अनाउंस होना बाकी है। तो अभी फॉर्म की डेट देखिए 8 मार्च तक भरी जानी है पीजीटीज़ के लिए। ठीक है, और टीजीटीज़ के लिए जो है वो तो ऑलरेडी 7 है ना। तो जो पीजीटीज़ हैं वो थोड़ा वेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टीजीटीज़ तो फॉर्म भर ही दें, है ना। तो पीजीटी जो है वो 8 मार्च तक का वेट कर सकते हैं कि अगर रिजल्ट आ जाता है तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, फॉर्म फिल करने से पहले आपका सीटेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सीटेट अगर क्वालिफाई होगा तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी टीजीटीज़ के लिए बात करूं तो टीजीटीज़ तो फॉर्म फिल कर दें। याद रखिए दोस्तों, 7 फरवरी जो है लास्ट डेट है, और आज जो है हम 4 फेब आज हो गई है। तो आप इसको 3 दिन ही रहते हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी फिल कर लें टीजीटी पोस्ट वाले को, सॉरी पीजीटी पोस्ट वाले को, है ना। पीजीटी पोस्ट वाले को जल्दी से जल्दी फिल कर लें। बाकी टीजीटी की 8 मार्च है ना, मैंने शायद गलत बोला। टीजीटी की जो डेट है, ठीक है, 8 मार्च है, क्योंकि 8 फेब से तो आपके फॉर्म भरे जाने हैं टीजीटी वालों के। लेकिन जो पीजीटीज़ हैं वो इसको जल्दी कर लें। ठीक है, पीजीटीज़ जो है वो क्लियरली 3 दिन बचे हैं, तो इसको कंप्लीट फॉर्म को भर लें। बाकी टीजीटीज़ वाला जो है सीन, ये 8 मार्च तक का है, तो इसको आप वेट कर सकते हैं सीटेट का रिज़ल्ट आने का। तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, और उम्मीद कर रहा हूँ उससे पहले रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए दोस्तों। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।